जय हिंद। सीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे इजराइल ईरान वॉर के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों पर बमबारी की है। बेसिकली जो अमेरिका है उसने अब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले ली है। इजराइल के अंदर दोस्तों लगातार ईरान बमबारी कर रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कहा था कि आप 2 हफ्ते और इस वॉर के अंदर सस्टेन करिए, उसके बाद अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों अमेरिका ने आज अपने B-2 स्टील्थ जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर हमला किया है। GBU-57A नाम से जो माउंटेन पेनिट्रेटर बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका वजन जो है कि अपने आप में बहुत खतरनाक है। लगभग 13,000 किलोग्राम का ये बॉम्ब है दोस्तों। और इस बॉम्ब को अमेरिका के जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं उन्हीं में इसके पेलोड को कैरी करने की क्षमता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ। तो अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी की। ट्रंप बोले फर्दो समेत 3 परमाणु ठिकाने हो गए हैं तबाह। और दोस्तों अमेरिका ने ईरान में जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें फर्दो, नतांज, इस्फहान मेन रूप से शामिल हैं। ये हमला भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:30 बजे किया गया और ये वो B-2 स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जिनके अंदर इंटीग्रेट किया गया 13,000 किलोग्राम का GBU-57A बॉम्ब जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोस्तों इस बम को गिराने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने 3-4 बातें कही भाषण के दौरान। उसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर लेंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमला किया, ऐसा कहा ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान। हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और दुनिया को उनके परमाणु खतरों से बचाना है। ट्रंप ने कहा कि यह हमला पूरी तरह से सफल रहे और ईरान की परमाणु सुविधाएं अब तबाह हो चुकी हैं। ट्रंप ने कहा कि तो अब शांति आएगी, भय बिन होए न प्रीत वाली बात जो है ट्रंप यहाँ पर ईरान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को अब भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी ठिकाने भी मिनटों में खत्म हो जाएंगे, जो कि ट्रंप ने जैसा कहा वैसा किया भी। दोस्तों अमेरिका ने जिन 3 परमाणु ठिकानों पर ईरान के अंदर जो है बम्बार्डमेंट किया उसमें जो है कि ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 300-400 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है फोर्दो, जो कि ईरान का मुख्य जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। यहाँ पर दोस्तों ये नतांज के बाद यहाँ पर फोर्दो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, देखिएगा। नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर की गहराई में ये एनरिचमेंट प्लांट जो फोर्दो वाला है वो मौजूद है। एक पहाड़ी के नीचे बनाया गया है, ठीक है। ये एक अंडरग्राउंड बेस है। इसका कंट्रोल दोस्तों ईरानी परमाणु ऊर्जा संरक्षण के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना इसे मुश्किल है। सिर्फ अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं और उन्हीं विमानों का इस्तेमाल किया अमेरिका ने इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए। दूसरी फैसिलिटी जो ईरान के अंदर अमेरिका ने तबाह की उसका नाम है नतांज। नतांज पर इजराइल ने भी बमबारी की थी, तब ये नतांज काफी ज्यादा चर्चा में रहा। दोस्तों नतांज जो है कि 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता जितना यूरेनियम अपने पास जो है कि ऐसा लोग बताते हैं कि ये इतना यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है कि ये 9 परमाणु बम बना सकता है नतांज के अंदर। नतांज में दोस्तों एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इसमें यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा ये नतांज बेस को बता चुके हैं। ये जो है कि बेसिकली इजराइल अपने कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि ये नतांज जो है वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा लेकर सामने आता है। और तीसरी जो साइट है जिसपे बम्बार्डमेंट किया अमेरिका के B-2 स्टील बॉम्बर ने वो है इस्फहान। इस्फहान जो है कि ये परमाणु का टेक्नोलॉजी सेंटर है जो कि यूरेनियम कंजर्वेशन फैसिलिटी है और यहाँ पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में दोस्तों ईरान का एक बड़ा एयरबेस है। यहाँ अमेरिका के पुराने F-14 जो फाइटर जेट हैं वो मौजूद हैं। पहले अमेरिका और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे जब ईरान में अमेरिका का पपेट राजा था। इस्फहान में दोस्तों हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। इजराइल ने 13 जून को यहाँ भी एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला करके
इसको जो है कि काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। तो लोकेशन के अंदर ध्यान में रखेंगे फोर्डो, नतांज और एस्फहान, ये 3 जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान के अंदर, जो कि तेहरान के दक्षिण में पड़ता है। उसको जो है बम्बार्ड किया है अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने। स्ट्रेटेजिक लोकेशन को थोड़ा और मैप के माध्यम से समझिए। देखिए फोर्डो के अंदर बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो गिराए गए GBU करके, GBU 57 बॉम्बर हैं। इन्हीं में ये कैपेबिलिटीज है कि फोर्डो के अंदर जो एक पहाड़ी के नीचे जो फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा पाए, और इसको कैरी करने के लिए, क्योंकि ये GBU बॉम्ब जो है दोस्तों 13,000 किलोग्राम का होता है जो मैंने बताया, और इसको कैरी सिर्फ एक विमान दुनिया में कर सकता है जिसका नाम है B-2 स्टील्थ बॉम्बर। ठीक है, ये इसको B-2 स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगेन 3 न्यूक्लियर साइट्स यहाँ पर दिख रही हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जिसको अमेरिकन जो है फाइटर जेट ने हिट किया है। दोस्तों अमेरिकन फाइटर जेट जो B-2 है वो तकरीबन एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट करने के लिए इन विमानों को दुनिया में कहां-कहां से लॉन्च किया गया। तो अमेरिका का जो ब्रिटिश एयरबेस है, एक जो है अमेरिका और ब्रिटिश दोनों का जो है मिला-जुला एयरबेस है हिंद महासागर में, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, जहां पर मैं ये लोकेशन मार्क कर रहा हूं। समथिंग यहीं पर भारत के दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर के अंदर डिएगो गार्सिया एयरबेस है। और एक जो है दोस्तों फिलीपींस के पश्चिम में पड़ता है गुआम एयरबेस। ठीक है, जो कि जो है कि ये भी जो है अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है एक एयरबेस है प्रशांत महासागर के अंदर। बताया जा रहा है कि दोस्तों जो B-2 बॉम्बर हैं इन दोनों जगहों से लॉन्च किए गए। ये सीधा इंडिया के ऊपर से होते हुए ईरान पर हमला करने गए, और डिएगो गार्सिया वाले सीधा हिंद महासागर से सीधा अरबियन सी, उसके बाद ईरान के ऊपर हमला करके ये वापस जो है अपने एयरबेस पर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है अमेरिकन विमानों की वो दुनिया में सबसे अधिक है। इस तरह की कैपेबिलिटीज जो है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अब ये B-2 स्टील्थ स्पिरिट बॉम्बर जो है इसको थोड़ा सा समझिए कि ये कैसे काम करता है। ये बंकर बस्टर जो बॉम्ब है ये कैसे गिराता है और कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, इस इमेज के अंदर ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से इन विमानों ने इस बम को लॉन्च किया, और ये विमान सीधा जो है कि द बॉम्बर पायलट यूजेस अ guidance system to lock the bomb on the target, then exist the area as the bomb travel of its objective। देखिए यहाँ से लॉन्च हुआ, उसके बाद बॉम्ब यहाँ पर गिरता है, उसके बाद ये सीधा गिरने के बाद फटता नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। ये ड्रिल करता है जमीन के नीचे, ड्रिल करता है, उसके बाद नीचे जाकर के फटता है। तो आप समझिए कि जो ईरान का फोर्डो एयरबेस जो न्यूक्लियर प्लांट है वो 90 मीटर की गहराई पे है, और ये जो बॉम्ब है बंकर बस्टर GBU 57 इसकी क्षमता सिर्फ 60 मीटर तक पेनिट्रेट करके जो है कि बॉम्ब ले जाने की है। तो क्या किया होगा अमेरिका ने, इस पर मल्टीपल बॉम्ब गिराए होंगे, मल्टीपल, यानी कि 60 में एक बॉम्ब 60 मीटर खोद दिया, उसके बाद दूसरा बॉम्ब फिर अगेन 60 मीटर, तो बड़े आराम से 60 दूना 120, 90 पहुंचने में इन्हें 10-12 बम गिराने पड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से GBU और B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई सालों पीछे कर दिया है। अच्छा, जिन स्पिरिट और जिन फाइटर जेट और बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है उनका यहाँ पर जिक्र आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो B-2 स्टील बॉम्बर के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि हो सकता है अब एग्जाम के अंदर इसके बारे में कुछ न कुछ पूछा जाए। तो B-2 स्पिरिट की कीमत जो है बहुत ज्यादा है, तकरीबन 17-18 हजार करोड़ का एक बॉम्ब आता है, यानी कि $2 बिलियन इसकी कीमत है। ये एक स्टील्थ फाइटर जेट आपको खरीदना होगा अगर, ये चमगादड़ जैसा अजीब सा एक फाइटर जेट है। ये स्टील्थ है क्योंकि ये दुश्मन के रडार में बिल्कुल पकड़ में नहीं आता। दुनिया में अब तक ऐसे रडार नहीं बने जो B-2 स्पिरिट को पकड़ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस है। इसकी कीमत ही अपने आप में इसकी विशेषता को बताती है। इसका वजन जो है 71,000 किलोग्राम है। टेक ऑफ वेट 1.71 लाख किलो है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा मैसिव है। और रेंज दोस्तों इसकी 12,000, मैंने 11,000 बताया, तो 1-2 हजार इधर उधर चलता है। और अगर इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कर दिया जाए, यानी कि हवा में ही उड़ते
उड़ते हुए इसमें अगर ईंधन भर दिया जाए तो 12 दूना 24,000 किलोमीटर एक बार की एयर रिफ्यूलिंग में ये जाने में सक्षम है। और स्पीड इसकी देख लीजिए 1010, यानी कि ये 0.95 मैक की स्पीड से उड़ता है। और ये दोस्तों इसका इंजन देख लीजिए और इसकी जो है पेलोड क्षमता पाउंड में यहाँ पर लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। ये किसी भी लक्ष्य को 24 घंटे में नष्ट करने में सफल हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता भी इसके अंदर है। अच्छा, जीबीयू बम की भी बात कर लेते हैं। जीबीयू जो बम है, इसकी एक बम की कीमत दोस्तों 29 करोड़ रुपए है। सोचिए कि अगर अमेरिका ने 10 से 12 बम गिराए हैं तो उसने अरबों के बम जो है कि सिर्फ ईरान के अंदर इतने में खर्च कर दिए, अरबों रुपए में एक स्ट्राइक के अंदर। ये बात आप समझिए। ऊपर से अगर हम इस स्टील्थ B2 स्पिरिट की जो है एयरबॉर्न कॉस्ट वगैरह जोड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बम का वजन 13,600 किलोग्राम है और इसकी लंबाई है 20.5 फीट और ये जो है विस्फोटक ले जा सकता है 5,342 पाउंड के विस्फोटक, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है। ये दोस्तों 200 फीट नीचे जो है पेनिट्रेट करने में सक्षम है, इसलिए इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसको MOP बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों ये अमेरिका का गैर परमाणु बंकर बस्टर बम है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये विमान जो है दोस्तों, जो B2 स्पिरिट है, वो जमीन से 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करता है और यहाँ से अपने जो है कि बम गिराएगा। उसके बाद इसका एक बम 200 फीट अंदर तक ड्रिल करेगा, उसके बाद जाकर यहाँ पर ब्लास्ट होगा। तो समझ सकते हैं कि ईरान की अगर फैसिलिटी के ऊपर अमेरिका ने इस तरह का हमला किया है तो निश्चित तौर पे फोर्दो को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है यूएस ने। और यहाँ पर इस बम और इस विमान की कुछ खासियतें अगेन आप देख सकते हैं। दोस्तों ईरान ने इस हमले पर क्या बोला है? ईरान ने कहा कि अमेरिका का हमला अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। ईरान की जो परमाणु ऊर्जा संस्था है, उसने परमाणु ठिकानों पर किए गए जो अमेरिकी हमले हैं उसे अंतरराष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि जो NPT है उसका उल्लंघन बताया। मेहर न्यूज के मुताबिक एजेंसी ने बयान में कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में होने के बावजूद किया गया और इसमें एजेंसी की चुप्पी या सहयोग भी शामिल है। ऐसा मेहर न्यूज जो ईरान का है उसने कहा कि ये जो फोर्दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने इस पे बम्बार्डमेंट किया। तो कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं उसका उल्लंघन जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जो परमाणु ऊर्जा संस्था है उसने कहा कि अमेरिका ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों के जस्ट बाद जो है कि दुनिया को ये जानकारी अपने भाषण के दौरान की। जबकि ये ठिकाने उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे, किसी भी तरह के समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे थे ये परमाणु ठिकाने। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह जंगल के कानून जैसी कार्रवाई की निंदा करे और ईरान को उसके वैध अधिकार दिलाने का समर्थन करे। दोस्तों AEOI ने ईरान जनता को भरोसा दिलाया कि दुश्मनों की कोशिश के बावजूद हजारों वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मेहनत से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकेगा। यानी कि ईरान अभी भी अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू रखने के मूड में है। दोस्तों ईरान इजराइल वॉर की बात करें तो आज लगभग 10वां दिन है और ये दोनों देश एक दूसरे पर कभी फाइटर जेट से तो कभी मिसाइल अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार दोस्तों ईरान में 13 जून से अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 430 नागरिक के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग ईरानी मिसाइलों के हमलों में इजराइल के अंदर घायल हो चुके हैं। तो ये दोस्तों न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या अब इस न्यूज के बाद कुछ सवाल पीछे छूट जाते हैं कि क्या दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं मुड़ जाएगी? आखिर कुछ सवाल बनता है यहाँ पे कि जो USA का एंगल है और जो है कि रूस का एंगल है, जो रशिया और USA का एंगल है, कि जहां पर भी USA इन्वॉल्व होता है यानी कि
ईरान और इजराइल के अंदर यदि रूस इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है इजराइल की तरफ से, तो रशिया का एक बहुत विश्वसनीय एलाई है ईरान। तो आखिर ईरान के अंदर लगातार अमेरिका घुसता हुआ चला जा रहा है, तो रशिया क्यों नहीं जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेता ईरान के समर्थन में जिससे यूएसए अपने कदम पीछे खींचता। तो देखो सीधी सी बात यह है कि दोस्तों रशिया इस समय खुद यूक्रेन वॉर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और उसके बहुत सारे सैनिक भी जो है कि हताहत हुए। अभी हाल ही में बहुत बड़ा हमला रशिया की डीपेस्ट जो है कि टेरिटरी के अंदर जाकर के ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन ने किया। तो इस लिहाज से बात करें तो रूस जो है कि इस समय यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरफियर करता हुआ रशिया नजर नहीं आ रहा है ईरान के अंदर। हालांकि कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही रशिया ने अमेरिका को फोन करके जरूर ये कहा था कि आप एंट्री ना करें इस वॉर के अंदर, लेकिन अब अमेरिका जो कि इजराइल को बचाने के लिए हमेशा आता है, तो अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया। अब देखना है कि रशिया क्या करता है। और दोस्तों अगर बात करें हमारे भारत की, तो भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से ही बहुत अच्छे हैं। तो अब देखिए भारत किस तरह के स्टेप्स लेता है। भारत अपनी नपी तुली राजनीति, जो विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता, उसका पालन उसे हमेशा से करना होता है। दोनों देश अपने आप में जो है कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत से दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए भारत को चाहिए कि ईरान और इजराइल के अंदर कोशिश करे कि वो मध्यस्थता करे और युद्ध को रुकवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, रशिया से भी बात करनी चाहिए, जिससे जो है एक स्ट्रॉन्ग मीडिएशन के तौर पर जो है भारत इन युद्धों को जो है रोकने में जो है अपना एक अच्छा स्टेप ले पाए और दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के इस जो बादल हैं जो छाए हुए हैं दुनिया के ऊपर कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उससे जो है दुनिया बच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अच्छे तरीके से पूरे हमले को समझाने का प्रयास किया और मैंने जाते जाते अंत में आगे की राह में आपको कुछ इनपुट्स भी छोड़ दिए हैं। अब आप इस पर सोचिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करेगा इस वॉर के अंदर, या फिर यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर ही रशिया उलझा रह जाएगा और जो अपनी सुपर पावर की एक इमेज है रशिया की, वो कहीं न कहीं धूमिल होती नजर आएगी और चाइना कहीं न कहीं अमेरिका के अगेंस्ट एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। क्या दुनिया के सामने रशिया का अल्टरनेटिव चाइना बन पाएगा? इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।